हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK कंपटीशन पैराडाइज में। तो आज हम लोग बात करेंगे तुगलक वंश के ऊपर। इससे पहले की 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख लेना, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे तुगलक वंश की। इससे पहले अगर बात करें तो आपका गुलाम वंश हो गया और खिलजी वंश हो गया, ये पार्ट 2 में हो चुका है। और दिल्ली सल्तनत की बात करें पार्ट 1 में, आपको ये भी बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे तुगलक वंश पे। और तुगलक वंश पे चलने से पहले एक मोटिवेशन कोट कहते हैं ना, लाख दलदल हो पाए जमाए रखना, लाख दलदल हो पाए जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखना। लाख दलदल हो पाए जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक विश्वास बनाए रखना। तो मेन चीज बस ये है, आपको अपनी विश्वास अपने ऊपर रखना है, अपने ऊपर रखना है, आपकी काबिलियत पर विश्वास रखना है। और जब आप विश्वास रखोगे तो जाहिर सी बात है आप सक्सेस जरूर पालोगे, क्योंकि बोलते हैं ना, विश्वास और एटीट्यूड हमेशा आपका सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड ही वो है जो शेर को शेर बनाता है, ठीक है। एटीट्यूड ही वो है जो शेर को शेर बनाता है। अगर बात करें शेर के बारे में, अगर आप सोचने की कोशिश करो तो शेर ना तो सबसे बड़ा है जंगल में, ना ही सबसे छोटा है, ना ही सबसे बुद्धिमान है, लेकिन बस उसका पॉजिटिव एटीट्यूड ही उसे शेर बनाता है। तो मेन चीज आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखिए और कोशिश ये करिए कि विश्वास रखिए, और मान लीजिए सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगी। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए बात करते हैं तुगलक वंश के ऊपर। चलिए भाई, अगर बात करें तुगलक वंश का समयावधि कितनी रही है, तो तुगलक वंश की बात करें तो आपकी 1320 ईस्वी से 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक आपकी जो है तुगलक वंश की समयावधि रही है, ठीक है। 1414 ईस्वी तक। अब अगर बात करें इसमें आपका जो है 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक आपकी समयावधि रही है तुगलक वंश की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब बात करते हैं कि तुगलक वंश के जनक कौन है। तो सबसे पहले बात करें तुगलक वंश का जनक, या इसकी नींव किसने डाली, इसकी जो है नींव किसने डाली। तो इसकी जो नींव डालने वाला शासक था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, तुगलक वंश की नींव डाल दी। तो अब हम लोग सबसे पहले बात किसके बारे में पढ़ेंगे, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। इसके बाद में आएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद में आपके आएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका आगे धीरे धीरे जो है चलते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर, गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर। गयासुद्दीन तुगलक। अब बात यह की जाए गयासुद्दीन तुगलक का समय काल कितना था। तो समय काल देखो 1320 से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले यही था। तो आप ये कहोगे गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक, 1325 ईस्वी तक ये किसका काल था, आपका गयासुद्दीन तुगलक का शासन काल था। अब बात ये करते हैं कि ये जब आपका शासन पर बैठा तो इसने क्या क्या काम किए। तो अगर काम करने की बात कहें, गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले क्या किया, आपका जैसे ही शासन पर बैठा तो इसने एक उपाधि धारण की जिसे बोलते हैं गाजी की उपाधि। गाजी की उपाधि किसने धारण की। अगर मुगल काल में बात करोगे तो ये बाबर ने धारण की, लेकिन अगर बात करें आपका दिल्ली सल्तनत में गाजी की उपाधि किसने धारण की, गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने। अब बात ये आती है कि गयासुद्दीन तुगलक ने और क्या किया। तो याद रखना, इसने एक अपने नाम पे ही तुगलकाबाद नामक शहर का गठन किया। क्या, तुगलकाबाद नामक शहर स्थापित किया, ठीक है। तुगलकाबाद नामक शहर स्थापित किया किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। गाजी की उपाधि किसने धारण कर ली, तो ये भी आपकी गयासुद्दीन तुगलक ने कर ली, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं आगे, तुगलक ने और क्या किया। हाँ, अगर बात करें आपका जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना कर ली, गाजी की उपाधि धारण कर ली, ठीक है। अब बात ये आ जाती है इसके बारे में कि इसे और क्या कहा जाता था। इसे जो है अगर बात करें एक उपाधि और है, काफिरों का घातक,
उपाधि क्या है आपकी? उपाधि एक है आपकी काफिरों का घातक, काफिरों का घातक। ये भी किसे कहा जाता है आपका? ये आपका किसे कहा जाता है? ये आपका गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है। ठीक है, तुगलकाबाद शहर इसने बसाया, ये कहाँ? दिल्ली के निकट स्थापित किया। ठीक है, गाजी की उपाधि रखी और आपकी काफिरों का घातक। काफिरों का घातक का उपाधि इसलिए रखी क्योंकि इनकी जो है थोड़ी सी अनबन हो गई थी। किससे? आपके निजामुद्दीन औलिया से। और निजामुद्दीन औलिया कौन थे? एक सूफी संत थे। ठीक है, सूफी संत थे। अब बात अभी हम बताएंगे निजामुद्दीन औलिया से इनकी क्या बात होगी, तो पहले हम लोग इनके बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गाजी की उपाधि धारण ये कर ली, काफिरों का घातक इन्हें कहा जाता है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है अपने शासन काल में अगर नहरों का निर्माण कराया, अगर आपसे पूछ लिया जाए नहरों का निर्माण करता वाला कौन सा शासक था, तो नहरों का निर्माण करने वाला भी पहला शासक कौन सा था? ये भी आपका जो है गयासुद्दीन तुगलकी था। तो अगर बात करें नहरों का निर्माण कराया, नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। तो नहरों का निर्माण किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, तो नहरों का अच्छा खासा इसने निर्माण कर दिया। अब बात आ जाती है कि नहरों का तो निर्माण हो गया, इसके बाद में इसने क्या कहा, मतलब और इसने क्या किया? तो ये क्या किया है भाई, अगर बात करें इसकी मृत्यु पर मिस्ट्री बड़ा अच्छी सी है। मृत्यु कैसे हुई? अब देखो मृत्यु की बात कर लेते हैं। तो मृत्यु इसकी कैसे हुई? इसका जो लड़का था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन उसका अगर प्रारंभिक नाम की बात करें तो उसे जौना खां भी बोला जाता है। तो मृत्यु इसकी किस कारण हुई? तो जौना खां द्वारा निर्मित भवन, जौना खां द्वारा निर्मित भवन से गिरकर हुई। निर्मित भवन के गिरने से हुई। ठीक है, अब अगर बात करें यहां पे ही मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूं कि ये जो है आपका गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात करें आपकी निजामुद्दीन औलिया से क्या अनबन हो गई थी, जिस कारण जो है निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें संदेश भिजवाया और ये कहा दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो अगर बात करें निजामुद्दीन औलिया ने इनसे कहा, निजामुद्दीन औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है, अगर बात करें दिल्ली अभी दूर है, ये किससे कहा गया? गयासुद्दीन तुगलक से। किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? एक सूफी संत थे। अब बात ये थी, जब उस समय की बात है, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में क्या हुआ करते थे? एक सूफी संत थे दिल्ली के। तो दिल्ली में चूंकि ये भी रहा करता था, तो अगर बात करें जो निजामुद्दीन औलिया थे, इनके जो बोलते हैं ना फॉलोअर्स ज़्यादा थे, इस वजह से गयासुद्दीन तुगलक को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। तो इसने क्या किया? इसने जो है सबसे पहले ढाका में आक्रमण किया, और ढाका में आक्रमण करने के बाद जब ये लौट ही रहा था दिल्ली की तरफ, निजामुद्दीन औलिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि एक सूफी संत थे और ऐसा कहा भी जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने जो भी बातें कही हैं वो सत्य हुई हैं। ठीक है, तो वो कौन थे आपके? निजामुद्दीन औलिया। तो जैसे ही अगर बात करें, ये ढाका से आक्रमण करके आया, दिल्ली की ओर आया और दिल्ली से 70 किलोमीटर पीछे रह गया। तो इसने क्या किया? एक संदेश भिजवाया। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ये कहा कि अब बस ये तो ढाका तो विजय कर ही लिए, अब तुम्हारी बारी है। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहते हैं रिप्लाई में ये दिया, दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है का मतलब अभी आप जश्न ना मनाओ, पहले आओ, दिल्ली आने के बाद हमसे युद्ध करो, तब तो पता लगे। हालांकि ये सूफी संत थे, इन्होंने केवल एक ही बात लिखी थी, बड़ा ही बोलते हैं ना अच्छे मिजाजी के सूफी संत थे, तो इन्होंने जो है क्रोध नहीं आया बिल्कुल। इन्होंने रिप्लाई में बड़ा आराम से बोला कि दिल्ली अभी दूर है, इतना कह दिया। तो बोलते हैं ना जब ये पत्र गया इसके पास, गयासुद्दीन तुगलक के पास, तो एक या दो रातें ही गुजर पाई। जहां पे ये लेटा था ना, दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर समथिंग, एक बोलते हैं ना पहले क्या होते थे, टेंट वेंट लगा के लोग रहा करते थे, तो वैसे ही जो है रहता था। तो वहां पे क्या हुआ, जब इनका संदेश पहुंचा निजामुद्दीन औलिया का, उसके जस्ट 1-2 दिन बाद ही वही जो आपका टेंट वगैरह जो गिर के और उसी में ये दब गया, इसकी मृत्यु होगी। इसकी आपकी जो है गयासुद्दीन तुगलक की। तो इस हिसाब से आपका बोला जाता है कि निजामुद्दीन औलिया जो है, निजामुद्दीन औलिया के जो शब्द ठीक हो गए, और इसीलिए ये बात आ गई सामने कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये पूछा भी जाता है दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने। किसके लिए कहा? तो आपका गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसके बारे में, इसका जो बोलते हैं ना, इसका उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी था आपका जौना खान। कौन सा? जौना खान। अब अगर बात करें, कुछ ऐसे भी ग्रंथ बताते हैं, जैसे एक आपका इब्न बतूता ने जो पुस्तक लिखी है रेला,
उसमें भी ये वर्णन किया है कि इसका जो बोलते हैं ना, इसके मरने के पीछे किसका जोना खा का हाथ है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और ये जो बोलते हैं ना, जिस भवन में लेटा था उस भवन को दीन पनाह भवन कब भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भवन का नाम क्या था, इस भवन का नाम था दीन पनाह भवन। ठीक है, दीन पनाह भवन भी किसे कहा जाता है, वही भवन को कहा जाता है जो जोना खां द्वारा निर्मित था। तो जोना खां द्वारा निर्मित कौन सा था, दीन पनाह भवन, और उसी के गिरने से क्या हो गया, आपका मृत्यु हो गई, किसकी, तुगलक की, गयासुद्दीन तुगलक की। अब उत्तराधिकारी कौन आ गया, जोना खां। अब जोना खां की बात कर लेते हैं, तो हम लोग बात करेंगे जोना खां के ऊपर। ठीक है, चलिए भाई, तो बात करते हैं हम लोग जोना खां के ऊपर। देखिए अब बात करते हैं जो अगला शासक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक। अगर बात करें इसे शॉर्ट में हम लोग MBT भी कह देते हैं, MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। अब अगर बात कर लेते हैं इसका शासनकाल क्या हुआ, तो आपका 1325 में वो मरा था, 1325 से लेकर 1351 तक ये आपका किसका शासनकाल हुआ, ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल हुआ। अगर बात करें इसका प्रारंभिक नाम क्या था, प्रारंभिक नाम, ठीक है, प्रारंभिक नाम क्या था, तो प्रारंभिक नाम इसका था आपका जोना खां। क्या था, जोना खां। अब आप समझ गए ना जोना खां कौन था, जोना खां। तो जोना खां द्वारा, हाँ, इसी के द्वारा जो भवन निर्मित हुआ था, उसी में दबकर किसकी मृत्यु हो गई थी, उसी में दबकर आपकी जो है मोहम्मद क्या नाम, फिरोज शाह गयासुद्दीन तुगलक की क्या होगी, आपकी मृत्यु होगी। ठीक है, चलिए भाई, पिछला वाला जो इनके पापा जी थे वो इन्हीं में दबके आपके मर गए थे, इसी द्वारा भवन बनाया मैंने, है ना। चलिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो इनका नाम क्या था, आपका जोना खां था। अब अगर बात करें, एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस वाले शासक से, वो ये पूछा जाता है कि इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था वो किसके शासनकाल में आया था। तो याद रखना, मोरक्को यात्री इब्न बतूता इसी के शासनकाल में आया, इब्न बतूता इसी के काल में आया। ठीक है, इसी के काल में आया, और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रेहला। अगर आपसे पूछ दिया जाए रेहला किसने पुस्तक लिखी, तो रेहला पुस्तक लिखी आपकी इब्न बतूता ने। ठीक है, मोरक्को से आया था, मोरक्को। अब आपसे एक क्वेश्चन देखो स्टैटिक जीके में, मोरक्को की अगर बात करें, आपका राजधानी कौन सी है, बताओ भाई। मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात। कौन सी है, रबात। ठीक है, अगर बात करें मोरक्को कहाँ का देश है, तो अफ्रीकन कंट्री का है। ठीक है, अगर बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, महाद्वीप में। तो ये याद रखना, मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात। और एक पुस्तक किसने लिखी थी, मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने, कौन सी, रेहला। ये पुस्तक कई बार पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में। अब बात ये है आपका, ये जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक को क्या था, पागल और होशियार शासक कहा जाता है। अब अगर बात करें पागल और होशियार शासक कैसे है, तो इसे क्या कहा जाता है, पागल और होशियार शासक। अगर आपसे पूछ दिया जाए होशियार शासक, अगर आपसे पूछ लिया जाए दिल्ली बंद का ऐसा कौन सा शासक है जो पढ़ा लिखा होशियार, मतलब होशियार भी था, पागल था, पढ़ा लिखा बेवकूफ था, ऐसे भी पूछा जा सकता है। पढ़ा लिखा बेवकूफ था, वो कौन था आपका, वो मोहम्मद बिन तुगलक था। अब बोले कैसे, क्योंकि इसके द्वारा 3 नीतियां चलाई गई। अब बात समझ लेना जरा, इनके द्वारा जो है 3 फैसले ऐसे लिए गए, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण ऐसा बोला जाता है कि इन्हें पागल और होशियार भी कहा जाता है। अब होशियार किस वजह से कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा 3 फैसले लिए थे, और पागल किस लिए कहा जाता है, क्योंकि गलत समय पे लिए थे। अब बात ये है कैसे, पहला जो फैसला क्या था आपका, ध्यान से देखना, पहला फैसला क्या था, दुआब कर में वृद्धि। क्या था, दुआब कर में वृद्धि, दुआब कर में वृद्धि किसने की, आपकी जो है किसने की, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब बात ये आती है कि दुआब एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से समझ लेना भाई साहब। ये देखो जरा, अगर मान लीजिए एक नदी यहां से निकल के ऐसी आ रही है, एक नदी यहां से निकल के ऐसी आ रही है, ठीक है, दोनों नदियां जा रही हैं। अब दोनों नदियां अपने साथ अपशिष्ट बहा के ले आएंगी, और बहा ले आएंगी तो मिट्टी को क्या होगा, साइड में अपने छोड़ती रहेंगी, अपशिष्ट को भी छोड़ देंगी। तो ये जो बीच की मिट्टी है, जो बीच की उठी हुई मिट्टी है, ये कैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, इसमें फसल अच्छी होती है।
ठीक है, तो फसल अच्छी होती है। अब ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र, इसी को क्या कहा जाता है? दोआब। इसी को क्या कहा जाता है? दोआब। तो दोआब क्षेत्रफल यही कहा जाता है। ठीक है, तो दोआब एरिया कौन सा होता है? दो नदियों के बीच का एरिया। त्रियाब क्या हो जाएगा? तीन नदियों के बीच का एरिया। ऐसे ही पंजाब क्या है? 5 नदियों के बीच का एरिया है पंजाब। तो ठीक है, पंजाब के बारे में आप याद रखना, 5 नदियों के बीच का एरिया है। तो कौन सी 5 नदियां हैं आपकी? तो आप कहोगे रावी, झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास। ये 5 नदियां हैं, इनके जो है बीच का इलाका कौन सा है? आपका पंजाब। और इसीलिए इसका वास्तविकता में नाम पंजाब है और कोई कारण नहीं। ठीक है, पंजाब का मतलब 5 नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र, मतलब एक तरीके से उपजाऊ भूमि। ये 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि है, वो 5 नदियों के बीच में उपजाऊ भूमि है। और इसी वजह से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से गेहूं की उपज जो है कहाँ पे होती है? पंजाब में होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोआब कर में वृद्धि कर दी। अब दोआब कर में वृद्धि कब कर दी? ये तो ठीक था, इसने बड़ा अच्छी तरीके से सोचा कि दोआब कर में अगर वृद्धि करेंगे तो अपने शासनकाल में क्या करेंगे? विकास कर पाएंगे। लेकिन समस्या क्या हुई? ये मामला पड़ गया उल्टा। दोआब कर में वृद्धि कब की? उस समय की जब सूखा पड़ा था। अब भाई जब सूखा पड़ा होगा, नदियों में पानी नहीं होगा, क्या उम्मीद है फसल की सिंचाई हो पाएगी? और जब फसल की सिंचाई नहीं होगी तो फसल कहां से तैयार होगी? और इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है? बेवकूफ बोला जाता है। काम अच्छा किया, गलत समय पे किया। ठीक है, दूसरी बात क्या करते हैं? दूसरी बात ये कर देते हैं, दोआब कर में वृद्धि होगी। इसके बाद में क्या हुआ? इसने जो है राजधानी आपकी दिल्ली से ले जाकर कहां कर दी? देवगिरी। और देवगिरी का नाम क्या रख दिया? दौलताबाद। तो याद रखना, राजधानी परिवर्तन। राजधानी दिल्ली से कहां ले गया? दिल्ली से देवगिरी ले गया। देवगिरी ले गया और जिसका नाम क्या कर दिया? जिसका नाम कर दिया दौलताबाद। दौलताबाद कर दिया। तो जिसका नाम क्या कर दिया? दौलताबाद कर दिया। ठीक है, तो दिल्ली से देवगिरी राजधानी रह गया और जिसका नाम दौलताबाद कर दिया। ये कहां पे है? ये आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। अब ध्यान से समझना, महाराष्ट्र में। अब यहां से एक चीज समझ लो आप ध्यान से, भाई क्या कहने जा रहा हूं। देखो भाई, ऐसे करके आपका भारत का नक्शा है। ठीक है, इस तरीके से मानो। ऐसा मानो। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो दिल्ली आपका कहाँ पे स्थित है? यहाँ पर स्थित है। ठीक है, दिल्ली यहाँ से, और दौलताबाद आपका महाराष्ट्र यहाँ पर स्थित है। तो इसने यहाँ से राजधानी यहाँ पे स्थानांतरित करने का प्रण लिया। क्यों लिया? क्योंकि इसने ये सोचा कि भाई अगर बात करें बाकी जो आक्रमण होते हैं वो यहाँ से लोग जल्दी आ जाते हैं, दिल्ली तक तो आराम से पहुंच जाएंगे, इजीली पहुंच जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी उन्हें। और हम पता नहीं अगर सही हो पाए, तैयार हो पाए पूर्ण रूप से तो हम चलो आक्रमण बचा लेंगे, और अगर नहीं हो पाए तो मार दिए जाएंगे। तो इसी ने क्या किया, इतनी इधर से अगर हम इधर चले जाएंगे तो जब तक दिल्ली पे आएंगे ना, हमें तब तक सूचना मिल जाएगी कि हाँ भाई आक्रमणकर्ता आ गए हैं, और हमें अब क्या करना चाहिए? सचेत रहना चाहिए। भाले भाले निकाल लो, तलवारें है ना, तलवारें भी खींच लो। तो मेन चीज क्या है, इस तरीके से उसने यहाँ कर दिया। अब समस्या क्या है, चूंकि ये जो एरिया पड़ता है ना, कर्क रेखा का इधर पड़ता है। अगर बात करें, ये ऊपर रेखा पड़ती है आपकी कर्क, और ये रेखा पड़ती है आपको भूमध्य। ध्यान से समझना, ज्योग्राफी रीजन से समझ लो ये आखिर में क्यों दिक्कत हुई यहाँ पे इन्हें। तो अगर बात करें, जितना भी आपका जो एरिया बोलते हैं ना भूमध्य रेखा के साइड होता है, भारत का जितना भी एरिया आपका भूमध्य रेखा की तरफ है, उस एरिया में क्या होता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। गर्मी ज्यादा पड़ती है, और गर्मी ज्यादा पड़ती है, जैसे आपने देखा होगा जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं, जैसे आपका आंध्र प्रदेश है, आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, और आपके जितने भी दक्षिण भारत में लो, इसमें क्या है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। और गर्मी अगर ज्यादा पड़ती है तो फिर समस्याएं हो जाती हैं यहाँ पे। मतलब लगभग एक जैसा मौसम रहता है यहाँ पे, लगभग एक जैसा। अपने यहाँ पे अगर बात करें, ये कर्क रेखा से जितने ऊपर के एरिया है, इसमें हर तरीके का मौसम रहता है। ज्यादा ऊपर चले जाओगे फिर वहां पे भी एक जैसा ही तुम्हें देखने को लगभग मिलेगा, लगभग एक जैसा देखने को मिलेगा, पूर्ण रूप से नहीं। तो मेन चीज यही है आपका कि यहाँ पर क्या हुआ, मौसम थोड़ा सा गर्म रहता था महाराष्ट्र की तरफ। तो इसने क्या किया, इसने भैया जो है, अब इसकी जो सेना यहाँ से आई थी यहाँ के लिए, तो भाई सेना बीमार पड़ने लगी, सेना बीमार पड़ने लगी, दिक्कतें होने लगी। तो इसने क्या कहा, भैया अब आ तो गए हैं लेकिन फिर पुनः लौट चलो। भाई वाली बात हो गई ना कि कुल मिला के जो है यहाँ से पुनः वापस लौट गए। ठीक है, यहाँ से जो है पुनः वापस लौट गए, जैसे वहां से आए थे वैसे ही यहाँ से वापस लौट गए। ठीक है, तो यही बात हो गई आपकी। अच्छा, इसीलिए इसे जब आया था तो होशियार था, क्योंकि इसने जो है होशियारी से काम लिया, लेकिन बस गलत समय पर लिया और सेना बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो ये क्या हो गया, फिर ये पागल घोषित हो गया। ठीक है, चलिए भाई, तो इसीलिए बोला जाता है। अगला देखो, तीसरा फैसला क्या है इसका। तीसरा फैसला इसने लिया सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, मुद्रा का प्रचलन किया। अब बोले ये क्या चीज है, इसने क्या किया, इसने क्या, जो पहले की मुद्रा चल रही थी उसको बेकार करो, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, अब हम नई मुद्रा चलाएंगे, नई मुद्रा चलाएंगे, ये बात इसने कही। अब चूंकि साम्राज्य इसका कहता था, भाई साम्राज्य में वैसे भी थोड़ा दिक्कतें चल रही थी, सूखा हुआ पड़ चुका था, तो मेन चीज क्या है, इतने ज्यादा जो है लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, इतने ज्यादा लोगों के पास टैक्स देने के लिए
जो है अनाज भी नहीं था। तो इसने क्या किया, जितना भी अपनी बोलते ना जुटाई हुई पूंजी थी उससे क्या कर दिया, नई मुद्रा शुरू कर दी। पुरानी मुद्रा तब इसके पास आ गई। अब वही बात है, नई मुद्रा शुरू कर दोगे, पुरानी मुद्रा तुम्हारे पास आ जाएगी, तो पुरानी मुद्रा तो कोई काम की नहीं है, जो अपनी पूंजी थी वो भी खर्च हो गई। तो वहां भी क्या हो गया, हम गरीब के गरीब ही हो गए। तो मेन चीज वही बात हो गई। तो इसने क्या हुआ, तीसरा फैसला ये गलत ले लिया। ठीक है, तो इन 3 फैसलों के कारण इन्हें पागल और होशियार तानाशाह कहा जाता है। ठीक है भाई, तो जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग फिर आगे चलते हैं। तो ये जल्दी से नोट कर लीजिएगा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन अगर पूछा जाए आपसे, किसने किया था, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं कि इनके समकालीन जो है साम्राज्य कौन से थे दक्षिण भारत में इनके समकालीन साम्राज्य कौन से थे। तो दक्षिण भारत में इनके समकालीन 2 साम्राज्य थे। कौन कौन से, एक पहला था आपका कौन सा, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। और इसके बाद में दूसरा था बहमनी साम्राज्य। अगर बात करें बहमनी साम्राज्य था, इसके संस्थापक कौन थे बहमनी साम्राज्य के, तो ध्यान से देखना, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे हसन गंगू, है ना। चलिए भाई, हसन गंगू जी थे किसके, बहमनी साम्राज्य के। और इसके बाद में जो अगर बात करें आपका कौन सा, विजयनगर साम्राज्य। कौन सा, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर तथा बुक्का थे। कौन थे, हरिहर तथा बुक्का थे आपके किसके, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। ठीक है भाई, हरिहर तथा बुक्का थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। अब अगर बात कर लेते हैं हरिहर तथा बुक्का। ठीक है, हरिहर तथा बुक्का। अब अगर बात करें ये कब स्थापित करा था, तो आपका 1336 ईस्वी में स्थापित किया था। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी, हम्पी। और हम्पी में याद रखना, हम्पी कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पे हम्पी का रथ बना हुआ है जो आपके 50 रुपए के नोट पे है। ठीक है, चलिए भाई याद रखना। अब हम लोगों की बात करें, इसका बोलते हैं ना, इसके बाद में कौन सा शासक आया, इसके बाद में आपका फिरोज शाह तुगलक आया। अब हम लोग बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, जल्दी से चलो। तो अब हम लोग चलते हैं फिरोज शाह तुगलक के ऊपर। फिरोज शाह तुगलक, इसका जो है शासनकाल कब रहा है। ठीक है, चलिए भाई, इसे एफएसटी भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अगर बात करें ये कब तक, तो देखो ध्यान से, 1351 में वो खत्म हुए एमबीटी। अब कौन आ गए, फिरोज शाह तुगलक। तो ये कब आपका 1351 में आया, 1351 ईस्वी में। और कब तक रहा, 1388 तक रहा, 1388 ईस्वी तक रहा। ठीक है, 1388 ईस्वी तक रहा। अब बात ये आई कि इसने आकर क्या क्या काम किए इसने, तो सबसे पहले जब ये आया ना, तो इसने अपने आप की एक उपाधि धारण कर ली। कौन सा, खलीफा का नायाब। ठीक है, तो अगर बात करें इसने एक उपाधि धारण की, उपाधि कौन सी थी, खलीफा का नायाब। खलीफा का नायाब किसने उपाधि धारण कर ली, तो फिरोज शाह तुगलक ने खलीफा का नायाब अपने आप को कहने लगा। ठीक है भाई, खलीफा का नायाब। अब बात ये थी कि इसने क्या किया, इसने जो है अगर बात करें ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है सबसे पहले लगाया, ब्राह्मणों पर। अगर बात करें इससे पहले जो जजिया कर हुआ करता था वो ब्राह्मणों पे नहीं लगता था। ब्राह्मणों पर नहीं लगने का मतलब जजिया कर होता क्या था कि आपके मुस्लिम बस्तियों के बीच में जो हिंदू बस्ती होती थी उसे क्या करना पड़ता था, मुस्लिम बस्तियों को कर देना पड़ता या राजा को कर देना पड़ता था। किस वजह से कि आप हिंदू हो और कहाँ पे रह रहे हो, मुस्लिम के बीच में, तो इस वजह से ये जजिया कर हुआ करता था। और वहां पर क्या किया इसने सबसे पहले इस जजिया कर को किस पे लगाया, ब्राह्मणों पर। तो याद रखना, ब्राह्मणों पर जजिया कर शुरू, ब्राह्मणों पर जजिया कर शुरू किया, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने शुरू किया, ब्राह्मणों पर जजिया कर शुरू किया आपका फिरोज शाह तुगलक ने। अब आगे चल लेते हैं भाई, इन्हीं की बात करें। इसने क्या किया, इसने अपनी आत्मकथा लिख रखी है। ठीक है, तो इसने अपनी आत्मकथा जो लिखी है, फातुहात-ए-फिरोज शाही। ठीक है, चलिए भाई अभी हम बात कर लेते हैं। अगर बात करें, इसने एक अपनी जो है आत्मकथा लिख रखी है। इसकी आत्मकथा कौन सी है, इसकी आत्मकथा फातुहात-ए-फिरोज शाही, फातुहात-ए-फिरोज शाही, ठीक,
फातूहात ए फिरोज शाही, ये इसने क्या किया, ये इसने जो है आत्मकथा लिख रखी है। इसके बाद में इसके द्वारा कुछ नगरों का निर्माण कराया गया। कैसे कैसे नगरों का निर्माण कराया गया, इसके द्वारा कुछ नगर बताए गए। ठीक है, नगर इसने कौन कौन से बसाए, सबसे पहले जौनपुर, जौनपुर। अब आप समझ गए होंगे जौनपुर किसकी याद में बता, जौना खां की याद में। ठीक है, अगर चाहो तो लिख लो, ये किसकी, जौना खां की याद में, जौना खां की याद में। तो जौना खां की याद में कौन सा बच गया आपका, जौनपुर। इसके बाद में फिरोजपुर, फिरोजपुर, फिरोजपुर हो गया। इसके बाद में कौन सा हो गया, फिरोजाबाद, 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 फिरोजाबाद। अगर बात करें इसे जो है चूड़ियों की नगरी बोला जाता है, कांच उद्योग सर्वाधिक है, कांच उद्योग। ठीक है, कांच उद्योग, या इसी को बोलते हैं सुहाग नगरी, सुहाग नगरी। सुहाग नगरी कौन सी है आपकी, फिरोजाबाद है। ठीक है, तो कांच उद्योग। तो इसने जो है कुछ आपके जो है शहर बसवाए, फिरोजाबाद हो गया है ना, जौनपुर हो गया, फिरोजपुर हो गया, ऐसे कुछ इसने जो है शहर बसवाए। और इसने कुछ नहरों का भी निर्माण किया। ठीक है, कुछ नहरों का भी निर्माण किया, ध्यान से देखना। अब इसने क्या किया, कुछ नहरों का भी निर्माण किया, नहरों का निर्माण, कुछ नहरों का भी निर्माण कर दिया। वाले कौन कौन सी वही नहरें होगी, जैसे अगर बात करें आपकी घग्गर नहर, घग्गर नहर, सतलुज नहर, यमुना नहर, इन नहरों का निर्माण कर दिया। किसने, आपका फिरोज शाह तुगलक ने। जल्दी से नोट कर लो भाई। तो इसने क्या किया, अब ध्यान से देख लो, फिरोज शाह तुगलक ये। अब अगर बात करें इसने एक कार्यालय की स्थापना कर दी, कौन सी, दीवाने खैरात, दीवाने खैरात, खैरात कार्यालय की स्थापना की, दीवाने खैरात की स्थापना। अब बोले ये दीवाने खैरात क्या होता था, इसमें क्या होता था, जितनी भी मुस्लिम जो है अनाथ और आपकी विधवा युवतियां थीं है ना, उनकी ये आर्थिक मदद किया करता था। तो मुस्लिम वर्ग में जो भी आपकी अनाथ हो, अनाथ या आपकी हो विधवा, विधवा युवतियों की मदद करता था, मदद करता था। ठीक है, कौन करता था आपका, फिरोज शाह तुगलक। अब आगे बात कर लेते हैं, इसने क्या किया भाई साहब, रोजगार पे विशेष ध्यान देता था, है ना। क्या, इसने रोजगार कार्यालय की स्थापना कर दी, रोजगार कार्यालय, कार्यालय की स्थापना की। ठीक है, तो मेन चीज रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की आपकी, वो किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने। अब बोले अब क्या करेंगे, आगे आगे देखिएगा। इसने क्या किया, इसने एक आपका जगन्नाथ मंदिर है आपका, कहाँ पे, उड़ीसा में, उड़ीसा में, उड़ीसा में आपका जो जगन्नाथ मंदिर है उस पर क्या किया, आक्रमण करके इसे ध्वस्त कर दिया। तो उड़ीसा में, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया। अगर बात करें इस समय क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय में काफी मंदिर तोड़े गए थे। ठीक है, हाँ, जगन्नाथ मंदिर है आपका, नागरकोट मंदिर है, इसी ने एक और नागरकोट मंदिर को भी इसने ध्वस्त किया। इधर ही साइड में लिख लेना, नागरकोट मंदिर को ही ध्वस्त किया, नागरकोट मंदिर को भी ध्वस्त किया। ठीक है, तो उड़ीसा में अगर बात करें आपका जो जगन्नाथ मंदिर है उसको आपका ध्वस्त कर दिया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़े से आगे। ठीक है, तो उड़ीसा में इसने जो एक मंदिर था आपका, विशाल मंदिर था, कौन सा, जगन्नाथ, उसको जो है इसने तोड़ दिया। ठीक है, और जजिया कर तो ब्राह्मण पे लगाया ही था, जजिया कर इस वजह से लगाया था कि आपका जबरन धर्मांतरण हो सके। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं हम लोगों का। अगला क्या है, इसी ने जो है बोलते ना, एक दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग स्थापित किया। तो आपका इसने क्या किया, दिल्ली में, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला दुर्ग स्थापित किया, दुर्ग स्थापित किया। ठीक है, तो फिरोज शाह कोटला दुर्ग स्थापित किया, है ना। अगर बात करें फिरोज शाह कोटला, वर्तमान में स्टेडियम भी है दिल्ली में। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ आपका, फिरोज शाह कोटला दुर्ग अगर बात करें किसने स्थापित किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने।
ठीक है भाई, फिरोज शाह तुगलक ने। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में आगे। तो दिल्ली में क्या स्थापित कर दिया? फिरोज शाह कोटला दुर्ग। ठीक है, अब इसको इस स्टेडियम का वर्तमान में नाम क्या हो गया है आपको कमेंट में बताना है। चलिए भाई, अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो दिल्ली में आपका फिरोज शाह कोटला दुर्ग स्थापित कर दिया, और इसके बारे में कुछ खास चीजें नहीं है। हाँ, एक याद रखना आपका, हेनरी इलियट एक दार्शनिक हुए हैं। हेनरी इलियट ने इसे सल्तनत युग का अकबर कहा, सल्तनत युग का अकबर की संज्ञा दी। अगर बात करें सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, तो जल्दी से इसे जो है आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके अंतिम शासक की ओर। ठीक है, देखो अब अगला जो शासन आया, शासक कौन आया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, एक नासिरुद्दीन महमूद वो अलग है, लेकिन ये नासिरुद्दीन महमूद तुगलक है। अगर बात करें इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो याद रखना इसका शासनकाल रहा 1394 से लेके, ठीक है, और ये कितना रहा? 1412 तक। लेकिन कहीं कहीं पे ये 1414 भी दिया जाता है। ठीक है, 1414 ईस्वी तक रहा आपका। ठीक है, तो अगर बात करें नासिरुद्दीन महमूद कब से कब तक आया? 1394 से आया 1414 तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके समय क्या हुआ था। अब नासिरुद्दीन महमूद आया, शासनकाल पर अधीन हो गया, लेकिन इसके समय क्या हुआ था? इसके समय तैमूर लंग के आक्रमण हुआ करते थे। तो इसके समय क्या हुआ? तैमूर लंग के आक्रमण हुआ करते थे। ठीक है, तैमूर लंग के आक्रमण हुआ करते थे, आक्रमण हुए, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, ऐसे लिखो। अब बात ये करते हैं तैमूर लंग का आक्रमण हुआ कब, तो याद रखना ये हुआ आपका 1398 में, 1398 में। अब इसने क्या किया? जो पाकिस्तान आज का वर्तमान का जो पाकिस्तान है, या मैं यूं कहूं जब उस समय की बात है तो पंजाब का जो हिस्सा था, मुल्तान और सिंध, उन पे क्या किया? तैमूर लंग ने आक्रमण कर लिया। और तैमूर लंग ने आक्रमण कर लिया तो उसे उस हिस्से को, जो मुल्तान हुआ करता था और सिंध हुआ करता था, उनको जीत लिया। और जीत लिया तो वहां पर तैमूर लंग ने अपना एक सेनापति जो है सेनापति को बिठा दिया, वहां पे सेनापति तैनात कर दिया, और उस सेनापति का नाम क्या था? खिज्र खान। कौन सा था? खिज्र खान। ठीक है, खिज्र खान। तो खिज्र खान ने क्या किया? अब खिज्र खान ने जो है आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद इन्हें जो है निपटा दिया। और उसके बाद में क्या हुआ? अब खिज्र खान जो अगले आपके आएगा, अगला वंश जो आएगा, उसकी जो है संस्थापक होगा कौन सा? आपका खिज्र खान। और जो बंद होगा आपका कौन था? सैयद वंश। ठीक है, तो सैयद वंश की स्थापना कौन करेगा? आपका खिज्र खान। तो अगर बात करें ये क्या था आपका? ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था, तुगलक वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक है ना। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, तो तुगलक वंश आपका फिनिश हो गया, है ना। हाँ, वो कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान है क्या, जो ठान लिया वो ठान लिया। तो कहने का मतलब ये है, ठान चुके हैं आज दिल्ली सल्तनत को खत्म करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, बस साथ में बने रहिए। ठीक है, जल्दी से बात कर लीजिएगा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की। इसके ही समय में आपके तैमूर लंग के आक्रमण हुए थे। आपसे क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है, तैमूर लंग का आक्रमण जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो कौन से शासक के शासनकाल में हुआ था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में हुआ था। सेनापति कौन था? खिज्र खान था। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे सैयद वंश पे। अब हम लोगों की बात करते हैं सैयद वंश। सैयद वंश शुरू होता है, तो सैयद वंश की बात करें पहले तो समय कालानुक्रम कब तक रहा, तो याद रखना ये 1414 में आपका खत्म हुआ था तुगलक वंश। ठीक है, तो अब स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से ही आपका सैयद वंश। ठीक है, तो 1414 ईस्वी से लेके आपका 1451 ईस्वी तक, यहाँ तक कौन सा आपका हुआ है? यहाँ तक जो वंश चला है वो है आपका सैयद वंश। अब बात करें इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक, ठीक है, संस्थापक। तो संस्थापक इसका कौन था? तो संस्थापक इसका जो था उसे बोलते हैं खिज्र खान। खिज्र खान, ठीक है, खिज्र खान इसका संस्थापक रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खिज्र खान की। ठीक है, सबसे पहले जो शासनकाल आया वो आया खिज्र खान का। खिज्र खान ये कब से कब तक रहा, तो याद रखना ये आपका 1414 से लेके 1414 ईस्वी से लेके आपका 1421 ईस्वी तक रहा है। ठीक है,
1421 ईस्वी तक रहा। ये आपका कौन सा, ये आपका खिज्र खां रहा, ठीक है, 1414 से लेके 1421 ईस्वी तक, ठीक है। अब अगर बात करें तो ठीक है, अब क्या हुआ आपका, ये जो खिज्र खां की अगर बात करें, ये क्या बोलते हैं आपका, तो सैयद वंश का संस्थापक, सैयद वंश का संस्थापक, ठीक है। संस्थापक किसे बोले जाता है आपका, ये बोला जाता है आपका खिज्र खां को। और इसी से बात कर लेते हैं, एक इसके द्वारा जो है उपाधि ली गई थी रैयत ए आला की उपाधि। अगर बात करें इसकी उपाधि कौन सी है, उपाधि है इसकी रैयत ए आला, रैयत ए आला, रैयत ए आला। तो रैयत ए आला का उपाधि किसने लिया, तो आपका खिज्र खां। अगर बात करें इसका जो है, इसी खिज्र खां का अगर बात करें आपका उत्तराधिकारी कौन था, तो खिज्र खां का जो उत्तराधिकारी था आपका, उसका नाम था आपका खिज्र खां का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था आपका मुबारक शाह, ठीक है। तो अगर बात करें इसका उत्तराधिकारी कौन था आपका, मुबारक शाह, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं, इनका जो उत्तराधिकारी कौन सा हुआ है, उत्तराधिकारी कौन सा हुआ है, उत्तराधिकारी हुआ है मुबारक शाह। तो अब हम लोग बात जो चलेंगे वो किसके ऊपर चलेंगे, मुबारक शाह के ऊपर। तो जल्दी से भाई नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग चलते हैं मुबारक शाह के ऊपर, ठीक है। मुबारक शाह की बात करें तो मुबारक शाह क्या है आपका, खिज्र खां के जो है बाद में शासन पे आया और आपका 1434 ईस्वी तक शासन पर रहा, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग मुबारक शाह के ऊपर। चलिए भाई मुबारक शाह को निपटा लेते हैं। मुबारक शाह, तो देखो भाई मुबारक शाह कब से कब तक रहा है, मुबारक शाह ध्यान से देखो भाई, मुबारक शाह रहा आपका 1400 आपका 21 से लेकर 1400 आपका 34 ईस्वी तक आपका कौन सा रहा, 1434 ईस्वी तक आपका मुबारक शाह रहा। अब बात ये करते हैं, ये किसका पुत्र था मुबारक शाह, अगर बात करें पुत्र किसका था, तो पुत्र था आपका किसका, खिज्र खां का, खिज्र खां का ये पुत्र है। और अगर बात करें इसने एक नगर की स्थापना की, तो इसने एक नगर बसाया, नगर, और नगर कौन सा था, नगर था मुबारकाबाद, तो मुबारकाबाद नामक इसने नगर बताया, ठीक है। इनके बाद में फिर विभिन्न शासकों का क्रम जो है चलता रहा। और इसके बाद में क्या हुआ, इसका जो सैयद वंश का अंतिम शासक था, वो था आपका अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। तो अगर बात करें इनके बाद में कई सारे शासक आए, और ये मुबारकाबाद जो है आपका कहाँ पे है, यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है, ठीक है, यमुना नदी किनारे, ठीक है। अब यमुना नदी की बात करें कहाँ से निकली, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है, तो इसे याद रख लेना। और यमुना नदी किनारे कौन सा है आपका, यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक नगर इसने स्थापित कर दिया, ठीक है भाई। और वर्तमान में यमुना नदी के किनारे, ठीक है, स्थापित कर दिया। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में, इसका जो है इसके बाद में जब ये आपका 1434 के बाद में एक दो शासक और आए, और जो अंतिम शासक था उसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह करके, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह करके था। और अगर बात करें उसने क्या किया आपका, उसने जो है आपके अंतिम तौर पे जो है गद्दी संभाली। तो अलाउद्दीन आलम शाह, तो अलाउद्दीन आलम शाह जो है आपका ये अंतिम शासक हुआ है। इसने कब से कब तक, तो याद रखना ये जो है आपका ये 1443 में आ गया था, 1443 ईस्वी में आया, और इसके बाद में आपका 1451 ईस्वी तक रहा, 1451 ईस्वी तक रहा। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये कहता था, ये भी बहुत सीधा शासक था। इसने क्या किया, जैसे ही ये शासन पर आया इसके बाद में इसने स्वेच्छापूर्ण अपनी जो बोलते हैं ना अपना राजपाट, शासन न करने का निर्णय लिया, और इसने अपना राजपाट अपना जो है बहलोल लोधी को दे दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, स्वेच्छापूर्ण अपना राजपाट किसको दे दिया, अफगानी शासक था बहलोल लोधी को दे दिया, बहलोल लोधी को भेंट कर दिया, ठीक है। तो अगर बात करें इसने अपना राजपाट किसे दे दिया, बहलोल लोधी को दिया। और इसकी जो है मृत्यु कब हो गई थी, तो 1476 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई,
मृत्यु कब हो गई? तो मृत्यु हो गई 1476 ईस्वी में। ठीक है, इसने जो है आपका जब इतने यहाँ से 51 तक शासन कर लिया तो बहलोल लोधी को अपना स्वेच्छापूर्ण राजपाट दे दिया। अब बहलोल लोधी क्या करता है? बहलोल लोधी इसी राजपाट पर बोलते हैं ना एक अलग वंश की स्थापना करता है जिसे बोलते हैं हम लोधी वंश। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे लोधी वंश पे। इसका समय काल की बात कर लेते हैं। समय काल कितना था? समय तो याद रखना, इसका समय था आपका 1451 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, 1526 ईस्वी तक। अगर बात करें ये क्या है आपका, ये अगर बात करें दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश बोला जाता है। ठीक है, इसका आप बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसका पहला शासक कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी इनका पहला संस्था जो है आपका शासक था। अब अगर बात करें इसका समयकालीन कब था? 1451 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी से लेकर आपका 1489 ईस्वी तक था। ठीक है, 1489 ईस्वी तक आपका इसका शासन काल रहा है। ठीक है, 1489 ईस्वी तक। अब अगर बात करें ये क्या है, ये आपका लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है। लोधी वंश का संस्थापक। और इसके ऊपर केवल एक ही दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इसके द्वारा जो एक मुद्रा चलाई गई थी उसे याद रखना है। मुद्रा कौन सी थी? आपकी बहलोली नामक मुद्रा थी। इसने कौन सी मुद्रा चलाई थी? मुद्रा एक चलाई थी जिसका नाम है बहलोली मुद्रा। बहलोली मुद्रा, बहलोली नामक मुद्रा किसने चलाई थी? तो वो आपकी चलाई थी बहलोल लोधी ने चलाई थी। ठीक है, बहलोल लोधी ने। अब बोले बहलोल लोधी के बाद में कौन सा आया है? इसका उत्तराधिकारी था आपका सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, ध्यान से देखना, सिकंदर लोधी। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका शासनकाल क्या था? 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक। सिकंदर लोधी का शासनकाल क्या था आपका? 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक। अब जैसे ही ये शासन पर आया, उस वजह से जैसे ही ये शासन पे आया उसी समय इसने एक उपाधि धारण कर ली। उपाधि, अब बोले उपाधि कौन सी थी? निजाम खां। निजाम, ठीक है। अगर बात करें कौन सी उपाधि धारण कर ली इसने? निजाम खां की उपाधि धारण कर ली। और ये क्या था आपका? ये आपका कट्टर जो है मुस्लिम सपोर्टर था, हिंदू का विरोधी था। और इसी वजह से इसने क्या किया आपका? कई सारे जो है मंदिरों को भी तोड़वाया। तो अब बात कर लेते हैं इसका। इसने क्या किया आपका? इसने एक नगर बसाया, नगर की स्थापना कर दी। और नगर कौन सा बसाया? सिकंदर लोधी ने आगरा, आगरा नगर बसाया। आगरा नगर की स्थापना कर दी। ठीक है, आगरा। तो आगरा का संस्थापक किसे बोला जाता है? सिकंदर लोधी को। कब की थी आपकी? तो ये की थी आपकी 1504 में, 1504 ईस्वी। ठीक है, तो 1504 ईस्वी में एक नगर बताया इसने, कौन सा? आगरा। ठीक है, आगरा में। और आगरा में ही अगर बात करें आपका तो आपकी कीथम झील स्थित है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इसी सिकंदर लोधी के बारे में। तो इसने आगरा नगर बसा दिया। इसने क्या किया? आयुर्वेद का एक ग्रंथ चलाया। आयुर्वेद का एक ग्रंथ चलाया। इस ग्रंथ को क्या कहते हैं? इस ग्रंथ को कहते हैं आपके फरंगे सिकंदरी। फरंगे सिकंदरी कहा जाता है ना? तो फरंगे सिकंदरी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आयुर्वेद का एक ग्रंथ चलाया इसका, या एक आयुर्वेद का ग्रंथ इसमें जो है इसके शासनकाल में चलता था। इसे बोला गया फरंगे सिकंदरी। ठीक है, फरंगे सिकंदरी का कौन सा ग्रंथ लगा? वो आपका आयुर्वेद का ग्रंथ। ठीक है, आयुर्वेद अगर बात करें आपका ग्रंथ है, ये आपका ग्रंथ चला है। ठीक है, ग्रंथ। ठीक है, ग्रंथ। चलिए भाई थोड़ा सा, ठीक है, चलिए भाई। तो आयुर्वेद, अच्छा आयुर्वेद के लिए कौन सा वेद हमारा जाना जाता है? ऋग्वेद। और सबसे प्राचीन वेद है, इसके पुरोहित कौन थे? वो होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो याद रख लेना आपका। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसने आयुर्वेद के लिए ये कविताएं भी लिखता था, लेकिन कविताएं दूसरे नाम से लिखता था। कौन से नाम से लिखता था? गुलरूखी नाम से कविताएं लिखता था। तो ये गुलरूखी नाम से
कविताएं लिखता था। गुलरुखी नाम से, तो ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, कविताएं लिखता था। अच्छा अगर बात करें, ये कहता था, ये कट्टर मुस्लिम था, कट्टर मुस्लिम था, कट्टर मुस्लिम था। अब इसने क्या कर दिया, इसने जो है ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा, मंदिर तोड़ा। अगर आपसे पूछ लिया जाए जगन्नाथ मंदिर किसने तोड़ा, तो वो किसे का हो गया, आप जल्दी से बताओ। और अगर बात करें आपका ज्वालामुखी मंदिर किसने तोड़ा, ये किसने तोड़ा, आपका सिकंदर लोदी ने तोड़ा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ा था, ठीक है। चलिए भाई, तो इसे बात याद रखें आप, ज्वालामुखी मंदिर किसने तोड़ा, तो ये तोड़ा आपका सिकंदर लोदी ने, ठीक है। चलिए भाई, और इसके बोला भी जाता है कि ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ के इसकी जो मूर्ति थी ना, उसको जो है कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका कौन है, सिकंदर लोदी हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है, ज्वालामुखी, हाँ यही एक शासक ऐसा था, नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, यही एक शासक ऐसा था जिसने क्या कर दिया था, मुस्लिम स्त्रियों को मजार और बोलते हैं ना दरगाह पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो मुस्लिम स्त्रियों को मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। और इसी ने क्या किया था, इसी ने ताजिया पर भी प्रतिबंध लगाया था, ताजिया पर प्रतिबंध, तो ताजिया पर भी प्रतिबंध किसने लगाया था, ताजिया खेलने पर भी प्रतिबंध किसने लगाया था, सिकंदर लोदी ने। अब इसके बाद कौन सा आता है, इब्राहिम लोदी, जिसका शासनकाल क्या होगा, 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इब्राहिम लोदी के ऊपर। तो अब जो है लोदी वंश का अंतिम शासक आता है, जिसे बोलते हैं इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। इसका शासनकाल कब होता है, तो शासनकाल इसका 1517 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक होता है। अब यहां से अगर बात करें, थोड़ा सा समझ लेना, इसका जो है आपका लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है, आपका इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक था, लोदी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे क्या हुआ फिर, इब्राहिम लोदी। अच्छा इब्राहिम लोदी, अगर बात करें दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था, यही दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, इसी को दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक बोला जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन सा था, अंतिम शासक अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी कौन है, आपका इब्राहिम लोदी है। अब बात ये आई कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, लोदी वंश का भी अंतिम शासक था। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, उस समय क्या होता है आपका, जो लोदी वंश समाप्त हो जाता है और दिल्ली सल्तनत पूर्णतः समाप्त हो जाती है, उसकी जगह पर मुगल वंश का उदय होता है, ठीक है। तो अगर बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध में इस सल्तनत का अंत हुआ, दिल्ली सल्तनत का अंत, दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ, ठीक है। अगर बात करें इस पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें, ये कब हुआ था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, तो ये हुआ था भाई 1526 में, 1526 ईस्वी में। किसके बीच में, तो बाबर के बीच में, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बाबर जीत जाता है और जीतने के बाद दिल्ली वंश जो है पूर्णतः, दिल्ली सल्तनत पूर्णतः समाप्त हो जाती है। तो हम लोग अब आगे से जब चलेंगे ना, तो आगे जब स्टार्ट होगा इसी क्रम में आगे, तो वो होगा अब आपका मुगल वंश, जिसका संस्थापक कौन रहेगा, आपका बाबर, ठीक है। तो बस इस वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है।
और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।